इधर तेजाश्वनी फ्रेश होकर बाहर आई तो एक औरत उसके लिए कपड़े लिए खड़ी थी। तेजाश्वनी ने जैसे ही कपड़ों पर नजर डाली, उसके चेहरे पर नापसंदगी साफ झलक गई। मुझे नहीं चाहिए, जिसने भेजे हैं वापस उसे ही देकर आओ। मुझे मेरी पहले वाली ड्रेस ला कर दो, क्योंकि तेजाश्वनी ऐसे 2 कौड़ी के कपड़े नहीं पहनती। उसकी आवाज में वही ठंडा अहंकार था। नौकरानी ने गर्दन उठाकर उसे हैरानी से देखा, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि सामने खड़ी लड़की हालात समझ क्यों नहीं रही। तेजाश्वनी उसकी नजर पकड़ते ही तमतमा गई। सुना नहीं तुमने? उसकी आवाज अब और कड़क हो चुकी थी। पी, पर मैम साहब, वो तो पूरी तरह खराब हो चुके हैं, दोबारा पहनने लायक नहीं है। औरत ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। तेजाश्वनी की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें कैसे पता मेरे कपड़ों के बारे में? वो रात में आप नशे में आई थी, ठाकुर साहब ने हमें फोन करके बुलाया था। आप पूरी भीगी हुई थी, ऐसे में आप बीमार पड़ जाती, इसलिए हमने ही आपके कपड़े बदले थे। यह सुनते ही तेजाश्वनी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मतलब, रात को तुमने मुझे ये कपड़े पहनाए थे? उसकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा असमंजस था। जी मेम साहब, आपके कपड़े धोने में दे दिए हैं, शाम तक आ जाएंगे, तब तक आप ये पहन लीजिए। ठाकुर साहब ने खुद सुबह मंगवाए हैं। नौकरानी कपड़े रखकर हाथ जोड़ बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही तेजाश्वनी ने माथा पकड़ लिया। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? बिना सोचे समझे जो देखा उसे सच मान लिया और उस पर हाथ उठा दिया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं मैं? उसकी आंखों में पछतावा साफ था। कुछ देर बाद वह वही कपड़े पहनकर बाहर आई। सामने उसकी जरूरत का हर सामान करीने से रखा था। ड्रायर, कंघी, मेकअप किट, दवाइयां, सब कुछ। उसके होठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। इतनी परवाह, और बदले में मैंने। उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो बाहर आई तो सामने विहान खड़ा था। तेजाश्वनी उसके पास जाकर कुछ कहने ही वाली थी कि विहान बिना उसकी तरफ देखे बोला, नाश्ता करो और घर जाओ। हमने तुम्हारी मां को मैसेज कर दिया है कि तुम किसी दोस्त की पार्टी में गई थी और वहीं रुकी थी। उसकी आवाज सपाट थी, बिना किसी भावना के। वो बाहर जाने लगा, फिर एक पल को रुका। और हां, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। इतना कहकर वह बाहर चला गया। तेजाश्वनी उसे जाते हुए देखती रह गई। वो समझ चुकी थी, अभी अगर उसने कुछ भी कहा तो विहान का गुस्सा पूरी तरह बाहर आ जाएगा। तभी उसका फोन बज उठा। नंबर देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ पल पहले जो लड़की पछता रही थी, अब उसकी जगह एक सख्त और खतरनाक औरत खड़ी थी। उसने कॉल रिसीव की। मैं आ रही हूं, बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वो बाहर आई, ड्राइवर से चाबी ली और खुद कार स्टार्ट कर तेज रफ्तार से निकल गई। ड्राइवर वहीं खड़ा उसे जाते देखता रह गया। इधर विहान सीधा अस्पताल पहुंचा। तेजाश्वनी के चक्कर में वो मीरा की हालत लगभग भूल ही गया था। अंदर आया तो मीरा गायत्री जी से बात कर रही थी, या यूं कहो शिकायत, वो भी वीर की। तो हमारी दोस्त कैसी है अब? विहान मुस्कुराते हुए बोला। मीरा ने उसे देखा और तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। हम बिल्कुल ठीक हैं, पर आप कहां थे? अपनी दोस्त को देखने इतना लेट आता है कोई? हम बात नहीं करेंगे, हम आपसे नाराज हैं। उसकी बातों में बच्चों वाली मासूम नाराजगी थी। विहान ने हाथ में पकड़ी चॉकलेट्स आगे बढ़ाई। अच्छा, तो ये चॉकलेट्स जो हम लाए थे, इनका क्या होगा? चलो हम ही खा लेते हैं। नहीं ही। पीछे से विधान और जिया की आवाज एक साथ गूंजी। दोनों भागते हुए आए और विहान पर झपट पड़े। अरे बच्चों, आराम से, चोट लग जाएगी, गायत्री जी ने कहा, लेकिन किसी ने सुना नहीं। विधान और जिया ने सारी चॉकलेट्स झट से छीन ली और अपनी अपनी मुट्ठी में भर ली। विहान बेचारगी से उन्हें देखता रह गया। मीरा ये सब देखकर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी निश्चल थी कि कमरे का तनाव पल भर में हल्का हो गया। उधर वीर कार के पास खड़ा फाइलें देख रहा था। ये रियल पेपर्स है ना? आर यू श्योर? उसने गंभीर स्वर में पूछा। जी सर, ये पेपर्स दरबार के घर से मिले हैं। हमने अपने आदमी को उनके घर नौकर बनाकर भेजा था। वीर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने 2 नोटों के बंडल निकालकर उस आदमी को थमा दिए। अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का वक्त आ गया है, उसने मन ही मन कहा।
वो कार में बैठा और अस्पताल की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसकी नजर फूलों की दुकान पर पड़ी। गुलाब का एक खूबसूरत गुलदस्ता सजा था। मीरा का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने तुरंत कार साइड में लगाई और फूल लेने चला गया। हुकुम सा। लोग हाथ जोड़ने लगे। वीर ने इशारे से मना किया। उसे भीड़ नहीं चाहिए थी, उसे बस वो गुलदस्ता चाहिए था। फूल लेकर वो कार में बैठा, लेकिन कोई था जो उसका पीछा कर रहा था। वीर की तेज नजरें रियर व्यू मिरर में सब देख चुकी थी। उसके होंठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आई। उसने अचानक यू टर्न लिया और तभी भयानक धमाका। कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। लोग चीखने लगे। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। उधर अस्पताल में अचानक मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर कहा, वीर। गायत्री जी चौंक गई। क्या हुआ बेटा? मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उसी वक्त विहान का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। सामने से जो आवाज आई उसे सुनते ही उसके हाथ से फोन छूट गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विहान जी, क्या हुआ? वीर कहां है? मीरा की आवाज कांप रही थी। विहान की आंखों से आंसू गिर पड़े और बाहर एम्बुलेंस की आवाज गूंज उठी। कहानी अब सच में तूफान की तरफ बढ़ चुकी थी। इधर वीर की आंखों में इस वक्त आग थी। उसके दाएं हाथ से हल्का खून रिस रहा था। माथे पर भी चोट थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की जगह सिर्फ ठंडी क्रूरता थी। उसने बंदूक की नली उस आदमी के माथे पर और कस दी। तुझे क्या लगा? वीर की आवाज बेहद धीमी लेकिन खतरनाक थी। दरबार के लिए काम करेगा और मुझसे बच जाएगा। आदमी कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। साहब, मुझे नहीं पता था गाड़ी में आप थे। मुझे तो बस नंबर दिया गया था। पैसे की जरूरत थी। घर में बच्चे हैं मेरे। वीर हल्का सा हंसा। उसकी हंसी सुनकर वहां खड़े बाकी आदमी भी सिहर उठे। जब बम लगाते वक्त बच्चों का ख्याल नहीं आया तो अब क्यों आ रहा है? उसने पास खड़े अपने आदमी की तरफ देखा। नाम? सर, इसका नाम रफीक है। दरबार के लोगों से डायरेक्ट डील नहीं करता। बीच में एक और आदमी है। वीर की आंखें सिकुड़ गईं। कौन? नाम अभी कंफर्म नहीं, लेकिन कॉल ट्रेस हो रही है। वीर ने बंदूक हटाई। रफीक ने राहत की सांस ली ही थी कि अगले ही पल वीर ने उसके कंधे में गोली मार दी। ढाएं! रफीक दर्द से चीख उठा। यह याद दिलाने के लिए कि तू जिंदा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं, वीर ठंडे स्वर में बोला। और अब तू वही करेगा जो मैं कहूंगा? रफीक रोते हुए सिर हिलाने लगा। जिसने तुझे सुपारी दी उससे बात करेगा, बोलेगा काम हो गया, फोटो भेजेगा, पेमेंट लेगा। और फिर वीर की आंखों में चमक उभरी। और फिर हमें सीधे दरबार तक ले जाएगा। उधर अस्पताल में मीरा की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मां सा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने गायत्री जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। गायत्री जी ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं होगा बेटा, हमारे वीर को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। विहान तेजी से अस्पताल के बाहर पहुंचा। वहां सोमेंद्र जी पहले से खड़े थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। क्या कहा फोन पर? सोमेंद्र जी ने गंभीर स्वर में पूछा। विहान ने मुश्किल से शब्द निकाले। चाहिए हॉस्पिटल के पास एक कार ब्लास्ट हुआ है। नंबर वीर भैया की कार का है। एक पल के लिए सोमेंद्र जी की आंखें खाली हो गईं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला। जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं कुछ नहीं मानूंगा। दोनों तुरंत वहां से निकल गए। खंडहर में वीर ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर माथे का खून पोंछा। दरबार, उसने धीमे से नाम लिया। तूने गलत आदमी से दुश्मनी ली है। उसी वक्त उसके आदमी ने फोन आगे बढ़ाया। सर, कॉल कनेक्ट हो गई। वीर ने इशारा किया। रफीक कांपते हुए फोन कान से लगाता है। काम हो गया, गाड़ी उड़ गई, कोई नहीं बचा। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर हल्की हंसी सुनाई दी। अच्छा है, फोटो भेज, पैसे मिल जाएंगे। कॉल कट गया। वीर की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। अब खेल शुरू होगा। उधर अस्पताल में अचानक मीरा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वीर, उसके होठों से नाम निकला और वो बेहोश हो गई। मीरा! गायत्री जी चीख उठी। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। कमरे में अफरा तफरी मच गई। अवनी रोने लगी। विधान घबराकर विहान को ढूंढने लगा।
राजेश्वरी देवी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर वीर ने आसमान की तरफ देखा। मेरी मीरा, उसके चेहरे पर पहली बार चिंता की हल्की रेखा आई। तुझे डराया है ना उन्होंने? अब मैं उन्हें दिखाऊंगा डर किसे कहते हैं। उसने अपने आदमी से कहा, अब गाड़ी तैयार करो, पहले अस्पताल चलेंगे। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, तो